हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन किस बारे में करेंगे? पहले तो दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उन्हीं के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो पहली न्यूज़, और वो पहली न्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सबसे अच्छी न्यूज़ कि आपका काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है ना। काउंसलिंग जो हो रही है, अभी एमसीसी ने अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है और एमसीसी अपनी काउंसलिंग 18 जनवरी से सारा प्रोसेस शुरू कर देगी। यानी कि इसी वीक, नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, इसी में आपको सारे के सारे कॉलेजेस में जो ऑल इंडिया कोटा में आते हैं वहाँ पर आपको एडमिशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो काउंसलिंग है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की नर्सिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पीजी, एम्स और इसके साथ ही जिपमेर और जितने भी ऑल इंडिया कोटा सीट्स होते हैं उनके लिए है। और ये आपको पता है, आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमारे सुभाष सर का मिल जाएगा जिसमें उन्होंने पूरे डेट्स को काफ़ी डिटेल में समझाया है और बताया है कि कौन से डेट पर कौन सा काम होने वाला है और इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है। तो अगर आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर वीडियो आप फाइंड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं पर तो मिल ही जाएगा। अब देखिए, इस बारे में मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। डिस्कशन में ये करना चाहता हूँ कि एमसीसी का फर्स्ट जो काउंसलिंग है वो ख़त्म हो जाते टाइम लगेगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद फर्स्ट जो काउंसलिंग होगी वो ख़त्म होगी और सेकंड काउंसलिंग ख़त्म होते होते फेब आ जाएगा। लगभग आधा फेब निकल जाएगा, आपको सारी डेट्स मिल जाएंगी सुभाष सर की वीडियोस में। अब इससे होगा क्या कि अगर हम लोग ये मान लें कि हमारे CGDME भाई साहब अगर ये मानते हैं कि एमसीसी का सेकंड राउंड का काउंसलिंग हो जाए, उसके बाद मैं अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करूं, तो ये मान लीजिए कि फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका CGDME का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड करते करते फिर एडमिशन प्रोसेस करके क्लास शुरू करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा अगर मान लें कि इस काउंसलिंग के बाद वो अपनी काउंसलिंग शुरू करेगी तो मार्च, और अगर उनको लगता है कि नहीं हमें काउंसलिंग पहले शुरू कर देनी चाहिए तो आपकी जनवरी में ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब बात क्या है कि अब आप लोग बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जनवरी में ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, अगर वो अभी कर देते हैं और एमसीसी का वेट करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि लेट होगा कि जल्दी हो जाएगा? इसी पॉइंट पर दूसरी न्यूज़ आती है। दूसरी न्यूज़ आती है पीजी सीट की कंट्रोवर्सी। पीजी सीट की कंट्रोवर्सी क्या है? यही पीजी सीट की कंट्रोवर्सी यूजी सीट्स पर भी लागू होती है। और इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए मैं 99% श्योर हूँ कि CGDME जब तक इस चीज़ को सुधार नहीं लेती है, इस कंट्रोवर्सी के पॉइंट को अगर ठीक नहीं कर लेती है, वो अपनी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करने वाली है। आपको जनवरी में CGDME की काउंसलिंग देखने को नहीं मिलने वाली है। एटलीस्ट फेब लास्ट वीक तक तो मुश्किल लग रहा है। अगर जल्दी करने की कोशिश भी करें तो आपको 15 फरवरी के आसपास ही काउंसलिंग स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। अब बात क्या है यहाँ पर कि काउंसलिंग लेट क्यों हो रही है और ये कौन सी कंट्रोवर्सी है? बहुत से बच्चों ने न्यूज़पेपर्स में देख लिया होगा, न्यूज़ चैनल्स में, और कुछ बच्चों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर या इंस्टीट्यूट के वीडियो में इसे समझने की कोशिश की होगी। मैं भी इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। एंड ऑनेस्टली जब सीट मैट्रिक्स हम बना रहे थे वीडियोज़ कट ऑफ के लिए तो मुझे भी ये चीज़ क्लिक की थी, बट फिर भी मुझे लगा कि जो भी नोटिफिकेशन आया वही तो सही है, वही सब कुछ रूल है, तो उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो हमने उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। और कहीं ना कहीं सारे टीचर्स, जितने भी आप टीचर्स के वीडियो देखेंगे, मैंने भी 1-2 सर्स का वीडियो देखा है, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमको लगा जो नोटिफिकेशन आया उसे तो एक्सप्लेन करना बच्चों को। हम टीचर्स हैं, हमारा काम क्या है कि कोई भी टफ चीज़ है उसको सही से आसान भाषा में बच्चों को समझा दिया। तो हमने क्या किया, जो नोटिफिकेशन था उसको सही से आसान भाषा में आपको समझा दिया।
अब दिक्कत कहाँ पर आई थी, क्लिक होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए थे, उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। अब मान लीजिए इस काउंसलिंग की, पीजी काउंसलिंग की एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि पीजी की जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है। अब इसी चीज़ को हम लोग एक हाइपोथेटिकल नंबर ऑफ सीट्स पर लेते हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके से ये सीट नंबर लेते हैं 71, 75, 81, 142, तो उसमें परसेंट निकालना बड़ा दिक्कत हो जाता है। हाइपोथेटिकली मानते हैं, हाइपोथेटिकली ये मान लेते हैं कि किसी कॉलेज के स्टेट कोटा में 100 सीट्स हैं। आप यहाँ पे आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाइएगा, मैं हाइपोथेटिकली, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, है ना। सारे टीचर्स ने काफ़ी मेहनत करके बनाने की कोशिश की, मैं भी उसी चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी आसान तरीके से समझा दूँ, उतना कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे। मेरा काम है ईजिली तरीके से बताना। आप ये मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, जीएमसी में, यूजी की जो स्टेट कोटा की सीट है वो होती है 100, और जो एमसीसी या ऑल इंडिया कोटा की सीट है वो होती है 20। अब इसको काउंट करके 120 और ये परसेंट मत निकालना, मैं बोल दिया कि ऐसा मान लेते हैं। अब टोटल सीट कितनी हो गई, 120। ये कितनी हो गई, टोटल सीट हो गई, ठीक है। तो मान लिया किसी कॉलेज में, किसी भी पर्टिकुलर गिवन कॉलेज में 120 सीट्स हैं, जिसमें से 20 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए है, 100 सीट्स स्टेट कोटा के लिए। अब कंट्रोवर्सी कहाँ पर आ रही है। अब आप सभी को पता है कि हमारे स्टेट में एक रिजर्वेशन सिस्टम है, जैसे कि हर स्टेट में होता है। हर स्टेट में अपना रिजर्वेशन सिस्टम अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीपल ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी लिविंग इन दैट स्टेट। कोई भी स्टेट में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं या जितने कम लोग रहते हैं, उस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को, उस पर्टिकुलर कैटेगरी को कम या ज़्यादा सीट्स मिलते रहती हैं, है ना। तो हमारे यहाँ क्या हिसाब किताब है, हमारे यहाँ हिसाब किताब कुछ इस तरीके से है कि एसटी को मिलना चाहिए 30% सीट, स्पेशल एसटी को मिलना चाहिए 2% सीट, ओबीसी को मिलना चाहिए आई थिंक 14% सीट, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ 14% सीट, एससी को मिलना चाहिए 12% सीट, और ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए 10% सीट। अगर ये टोटल परसेंट हम निकाल ले तो कितना हो जाता है, ये हो गया 30, 30 2 32, 32 और 10 42, 4 46, 46 और 2 48 और 2 10 58 और ये 10 68। टोटल सीट की 68%, हर कॉलेज में 68% सीट्स जो होंगी वो रिजर्व्ड होंगी इन कैटेगरीज के अंदर, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस का 10%, और ये 68 के बाद कितना आ गया, देखो 100% में से मैंने 68% अगर माइनस कर दिया तो कितना बचा, 32, 42 नहीं 32। तो 32% सीट जो होती है वो ओपन होती है, जिसमें जनरल का बच्चा और इन कैटेगरीज में से कोई सा भी बच्चा जो मेरिट में टॉप किया है, जो मेरिट में आगे आया है, वो इसमें अपने आप को एडमिट करा सकता है, जिसको अनरिजर्व्ड बोलते हैं, जो किसी के लिए भी बाउंडेड नहीं है, किसी में भी कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अब देखिए कि क्या होना चाहिए कि सीजीडीएमई के पास पावर है इन 100 सीटों का, जिसको हम स्टेट कोटा बोलते हैं, इन 100 सीटों में से स्टेट कोटा देने का। बात समझ में आ रही है। इन 100 सीटों में से, अब देखो इन 100 सीटों में से एसटी को 30 जाएगी, स्पेशल एसटी को 2 जाएगी, ओबीसी को 14 जाएगी, और इसके साथ क्या होगा, एससी को फिर 12 जाएगी, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस को 10 जाएगी, और बचा कितना, इन सब को टोटल करने के बाद बचा कितना, 32। ये 32 जो होगा ये अनरिजर्व्ड होगा, ठीक है। इन 100 सीटों पर ही इनको करना था। देखो तो इसलिए मैंने ये 100 वाला लिया डिजिट, ताकि आसानी से समझ में आए। 100 में से 30 सीट एसटी की, 2 सीट स्पेशल एसटी की, 14 सीट ओबीसी की, 12 सीट एससी की, और 10 सीट जो होती है वो ईडब्ल्यूएस की होनी चाहिए, और 32 सीट अनरिजर्व्ड की होनी चाहिए। बट अब सीजीडीएमई भाई साहब ने क्या किया, सीजीडीएमई भाई साहब ने ले लिया 120 का दर 10% दे दिया, किसको, ईडब्ल्यूएस को। 120 का 10% निकलता है 12 सीट। अब 12 सीट यहां से निकाला, कहां से निकाला, यहां से निकाला।
इसका 10% निकाला और उन्होंने मान लिया कि EWS का जो रिजर्वेशन होगा ये हो जाएगा 12 सीट का इस पर्टिकुलर कॉलेज में, यानी कि इस कॉलेज के 12 सीट कहाँ जाने चाहिए, EWS को। लेकिन देखा जाए तो पावर कितने की थी, 100 की, और कैलकुलेशन किस में कर दिया, 120 में। जितना करना था उससे ज़्यादा सीट का कैलकुलेशन करके इसमें से जब दे दिया सीट, तो EWS को मिलना कितना चाहिए था, 10। मिल कितना रहा है, 2। कितना एक्स्ट्रा, 2। वो 2 एक्स्ट्रा सीट कहाँ से जाएगा, सबसे जाएगा, क्योंकि यहाँ के पूरे रिजर्वेशन के बाद जो सीट्स मिलती थी वो सीट्स बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। लेकिन क्या कर दिया, यहाँ पर 2 सीट्स का घपला हो गया। अब कितना मिल रहा है EWS को, इस कॉलेज में मिल कितना रहा है, 12। मिलना कितना चाहिए था, 10। 2 सीट कहाँ गई, EWS कैटेगरी में। अब देखो, अब ये 12 सीट कहाँ से मिल रहा है, 100 से, और ये 20 सीट में से फिर से 10% EWS को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसका 10% कितना हुआ, 2। टोटल कितना हो गया, 12 + 2 कितना हो गया, 14%, 14 सीट। 14 सीट EWS कैटेगरी को मिल रही है 120 में से, जो कि मिलनी चाहिए थी 2 और 10 12, 2 एक्स्ट्रा सीट्स मिल रही है। और 2 एक्स्ट्रा सीट्स किधर से चली गई, यहाँ से। अनरिजर्व के लिए कितनी बच गई, 30। कितनी बचनी चाहिए थी, 32। किसका गया नुकसान, हमारा। हमारा मतलब जो कि हम यहाँ पर बैठ के इतनी मेहनत से काउंसलिंग कर रहे हैं। जो बच्चा EWS से, उसका भी नुकसान है, वो भी गलत चाह रहा है, भले उसको 2 सीट एक्स्ट्रा मिल रही है। आज आपके कैटेगरी को एक्स्ट्रा सीट मिल रही है, कल किसी और को मिल सकती है। ये गलती कर दी उन्होंने। करना क्या था, 100 का 10% निकालना था। निकाला कितना, 120 का 10%, यानी कि स्टेट कोटा का 10% ना निकाल के टोटल सीट का 10% निकाल के EWS को दे दिया। और यही चीज़ PG की काउंसलिंग में आई है। वहाँ पर क्या होता है कि 50-50% काउंसलिंग होती है। मान लीजिए PG में क्या होता है, 100 सीट है, 100 में से 50 स्टेट का होता है और 50 जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा का होता है PG में, ठीक है। अब 50 में से EWS को 10% मिलता है, 5, और इधर 50 में से ऑल इंडिया कोटा में मिलता है 5, टोटल मिल जाता है 10। EWS का सीट हो जाता है 10, ठीक है। EWS का 100 सीट में से टोटल कितना हो जाता है, 10। अब देखो क्या हुआ, अब क्या किया CGDME ने कि उन 100 सीट में से, PG के 100 सीट में से 10% निकाला, इसका आ गया 10। 100 सीट में से 10% निकाला, 100 सीट में से 10% निकाला, कितना आ गया, 10। 10 सीट CGDME दे रहा EWS को, और उधर ऑल इंडिया कोटा में अपना उन्होंने 50 निकाल के 5 दे दिया। टोटल कितना मिल गया, 15। EWS को मिलना कितना था PG में, 10। मिल कितना रहा है, 15। यहाँ पर 5 सीट का नुकसान, क्योंकि जो कोटा है वहाँ पर डिफरेंस है, 50-50% है, ना कि हमारे जैसे 18% और 82% है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि कंट्रोवर्सी कहाँ पर हो रही है। आई होप कि समझ में आ रही है। बहुत बड़ी दिक्कत है, जब तक इस दिक्कत को ठीक नहीं करेगी CGDME, अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की काउंसलिंग छत्तीसगढ़ स्टेट में हो सकती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्या हो रहा है ना। मैंने आपको सिंपल से डिजिट्स में समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपको ये कंट्रोवर्सी और ये चीज़ें समझ में आई हो, और आई होप कि सारी चीज़ें ठीक हो सके। जो भी बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं उनका भविष्य जो है वो सुधर सके। आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, सजेशन नहीं है, कुछ अच्छी बातें कहनी है तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हम उपलब्ध हैं, उन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। इस वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, वो तो टास्क है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकॉन दबा लो। और इसके साथ ही, क्योंकि हम सबको पता है कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत भले माइल्ड है ऐसा बोला जा रहा है, बट कोविड होता है। प्लीज़ बीमार मत पड़िए, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो मत जाइए। अगर आप जा भी रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, बार बार सैनिटाइज करिए, मास्क पहनिए। घर में अगर बहुत बूढ़े हैं, कोई बीमार है तो उनका ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर आप बाहर से आते हैं तो सीधा उनके पास ना जाइए, पहले अपने आप को पूरा वॉश आउट कर लीजिए, ड्रेस चेंज कर लीजिए, उसके बाद उनके पास जाकर बैठिए। कभी भी उनको बाहर से कुछ खाने मत दीजिए, उनको ठंडा पानी ना पीने दीजिए, उनको हो सके
सके तो गर्म जगह पर अच्छे से संभाल कर रखिए। उनको खुद को बोलिए कि ख्याल रखना है, आपको डॉक्टर बनना है ना आगे जाके, तो आप अभी से ख्याल रखना सीखिए और सबकी हेल्प करिए। अपना और सबका ख्याल रखिएगा, ज़्यादा बाहर मत जाइएगा, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करिएगा, अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा और तब तक थैंक यू वेरी मच।